ये कार्यक्रम नॉन पॉलिटिकल था, राहुल जी ने जो किया, इसमें मोटी मोटी जो बात है वो मैं 5 मिनट में बात रखना चाहता हूं। राहुल जी का ये कहना है कि इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आज हर युवा, हर माँ बाप एक अपने बच्चे के लिए 4-5 ऑप्शन ही दिमाग में रखता है कि मुझे डॉक्टर बनाना है, मुझे इंजीनियर बनाना है, मुझे वकील बनाना है, या मुझे आईएएस या आरएस आईएएस बनाना है, प्रशासनिक सेवा में भेजना है, या मुझे डिफेंस के अंदर भेजना है। उनका ये कहना था कि इन 5 के अंदर सब बच्चे, 90% से भी ज्यादा बच्चे देश के तैयारी करते हैं और हर बच्चे के ऊपर मिनिमम से मिनिमम 1 साल की तैयारी के लिए 3.5-4 लाख रुपए लगते हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वो आईएएस कर रहा हो, चाहे वो डिफेंस में अच्छी जगह जाना चाहता हो, चाहे वो अच्छा लॉयर बनना चाहता हो केट के माध्यम से, क्लेट के माध्यम से, चाहे वो नीट दे रहा हो, चाहे वो जेई दे रहा हो इंजीनियर आईआईटी में जाने के लिए और डॉक्टर बनने के लिए, वो हर व्यक्ति 3.5-4 लाख रुपए के लगभग साल का लगता है। 2 साल तैयारी करते हैं तो 7-8 लाख रुपए उसके लग जाते हैं, क्योंकि कोचिंग की फीस हो जाती है, मकान किराया हो जाता है, कपड़े हो जाते हैं, जो बुक्स है, उसकी ड्रेसेज है, आने जाने का खर्चा है, ये सारी चीजें उनकी हो जाती है, नेट का जो भी खर्चा होता है वो हो जाती है। तो उनका ये कहना था कि ये जो 5 एग्जाम्स में देश के युवा, जो 90% से ज्यादा युवा इस बात की तैयारी कर रहे हैं, उनका अगर टोटल खर्चा जो वो 1 साल में करते हैं वो जोड़ा जाए तो वो खर्चा होता है 3.5 लाख करोड़ रुपए, जो कोचिंग के लिए और अन्य खर्चे के लिए उस तैयारी के अंदर लगाते हैं। अगर हम नीट के अकेले की, जिसमें 22 लाख बच्चे हैं, अगर उन 22 लाख बच्चों की अगर हम 3-3.25 लाख रुपए साल के लगते हैं वो जोड़ा जाए तो वो खर्चा हमारा लगता है 1.25 लाख करोड़ रुपया। यानी अगर केवल डॉक्टर बनने की तैयारी करने वाले लोगों का, इस देश के बच्चों का अगर खर्चा जोड़ा जाए तो वो 1.25 लाख करोड़ रुपए है, और अगर इन 5 एग्जाम्स के अंदर तैयारी कर रहे हैं उनका खर्चा जोड़ा जाए तो 3.5 लाख करोड़ रुपए है। उनमें से सिलेक्शन कितना होता है? उन्होंने एक उदाहरण दिया कि 3,000 बच्चे हैं, उन 3,000 में से अगर आईपीएस की जो तैयारी करने वाले, आईएएस की, 2 सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले 3,500 बच्चे हैं, वो 3,000 बच्चे अगर तैयारी करते हैं उनमें से सिलेक्शन होता है 1 का। अगर वो नीट की तैयारी करते हैं तो उनका सिलेक्शन होता है 3,000 में से 180 बच्चों का, क्योंकि 80,000 डॉक्टर्स की गवर्नमेंट कॉलेजों में पोस्ट हैं, बाकी प्राइवेट में है, और प्राइवेट में अगर जाता है तो 1 करोड़ रुपए के लगभग उनका खर्चा होता है, जो मध्यम परिवार के नहीं दे सकते हैं। क्योंकि बहुत पैसे वाले हैं वो तो अपना बिजनेस करते हैं, वो काय के लिए डॉक्टर बनेंगे, 60-70 हजार रुपए की नौकरी क्यों करेंगे। और अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो उनका ये कहना था कि 3,000 में से अगर हम बात करेंगे तो वो भी 180 के लगभग बच्चे जो है वो सिलेक्ट होते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग के अंदर आज की तारीख में भी जो इंजीनियरिंग आईआईटी किए हुए हैं, इंजीनियर किए हुए हैं, वो 80% जितने डिग्री ले चुके उनमें से 80% आज भी बेरोजगार है, उनको नौकरी नहीं है। और हम देखते हैं कि जब पियोन की भर्ती निकलती है, लैब असिस्टेंट की जो भर्ती निकल रही है 3rd ग्रेड की, उसमें भी हमारे आईआईटी किए हुए बच्चे भी वहां पर उसके लिए अप्लाई करते हैं कि मुझे तो पियोन की मिल जाए, चाहे लैब असिस्टेंट की मिल जाए, चाहे मुझे बाबू की मिल जाए, एलडीसी की मिल जाए। तो उनका ये कहना था कि भाई पूरे देश के नौजवान इस काम में लगे हुए हैं, और इसलिए लगे हुए हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही खराब हो गया। जब तक अन्य देशों में, जबकि अन्य देशों में क्या होता है कि 200, 300, 400 तरह के ऑप्शन खुले होते हैं, तो जो हमारा युवा, किसी भी देश का युवा है, वो अगर उनके पास में 200, 300, 400 तरह के ऑप्शन अगर होंगे, ऐसी एजुकेशन सिस्टम अगर होगा, तो फिर बच्चों को निराशा नहीं होगी, इतना खर्चा नहीं लगे। इसके लिए हमें सिस्टम बनाना है कि गरीब का बेटा भी सरकारी फीस के ऊपर वो इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस या लॉयर
या अन्य फील्ड के अंदर जा सके। ये उनका ये कहना था कि एक तो ये बात हमको करनी पड़ेगी, एक हमें इन 5 के अलावा ऐसी हमें एजुकेशन पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि जैसे चाइना हो चाहे दूसरे जो एडवांस देश हैं, उसमें ये नहीं है सिस्टम कि ये 2, 4, 5 ही नौकरियों तक सीमित है। वो हजारों तरह के ऑप्शन उनके पास में खुले हुए हैं, तो उनमें अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से चले जाते हैं, तो वहां पर कोई भी बेरोजगार नहीं है। हमारे से ज्यादा आबादी होने के बावजूद भी, पॉपुलेशन होने के बावजूद वहां बेरोजगारी नहीं, और हमारे पास में केवल और केवल बेरोजगारी है। अब आप देखिए कि जैसे कोटा के अंदर लगभग 2.5 लाख बच्चे तैयारी करते थे, हमारे यहाँ भी 1.25 लाख बच्चे, 1.5 लाख बच्चे के लगभग तैयारी करते हैं नीट और जेई की। 2 ही एग्जाम्स की ज्यादा करते हैं, यूपीएससी की तो यहाँ करते नहीं, क्लेट की यहाँ करते नहीं। अब आप देखिए, अब की बार थोड़ा बहुत कोटा में भी कम आए तो भी 2.25 लाख के बजाय 1.5 लाख आ गए। हमारे यहाँ भी 1.5 लाख के बजाय 75,000, 80,000 आ गए। उनमें से सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर डॉक्टर बनने का कितना होगा और आईआईटी में कितने का सिलेक्शन होगा? तो जब जिसका सिलेक्शन नहीं होगा वो क्या करेगा? वो निराश होगा, वो सुसाइड की तरफ जाएगा, वो कहेगा माता पिता ने कितना खर्चा लिया, कितना कर्जा लिया, क्या क्या लिया, मकान बेच दिया, दुकान बेच दी, है ना, और कितने आशाओं के साथ में हमारा खर्चा दिया, कितनी तकलीफ के साथ में खर्चा दिया। कोई ऑटो चलाता है, कोई खेती का काम करता है, कोई रात को पानी दे करके ट्यूबवेल से वो अपना अनाज बेच करके, अपने जमीन का टुकड़ा बेच करके बच्चों को पढ़ाता है, और उसके बाद में उसके सपने लूट जाते हैं, और उसके साथ में फिर पेपर आउट और हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये और ज्यादा दर्दनाक है। यहाँ हमारे यहाँ भी आपने देखा, नीट का पेपर आउट हुआ तो हमारे एक नवलगढ़ का बच्चा, यहाँ उदयपुर वाटी की बच्ची, 2 ने सुसाइड कर लिया। पूरे देश के अंदर 10, 11, 12 बच्चों ने जो है वो सुसाइड कर लिया। वो इसलिए कर लिया कि राहुल जी का ये कहना है कि ये एजुकेशन सिस्टम ही हमारा खराब है, जिसकी वजह से इतनी भीड़ के अंदर इतना खर्चा लगाने के बाद में रिजल्ट उनका 1%, 2% ही अगर आता है तो बाकी बच्चे निराश होते हैं। निश्चित रूप से तैयारी सब करते हैं, लेकिन तैयारी करने के बाद में आज मैंने कोई पेपर दिया, मेरा दिमाग उस तरीके से चला, अच्छा आया और मैं अच्छा पेपर कर दिया, लेकिन मुझे आशा हो गई कि मैं तो 100% सिलेक्ट हो जाऊंगा, नीट के अंदर हो जाऊंगा, जेई में हो जाऊंगा या क्लेट में हो जाऊंगा। लेकिन 5 दिन बाद में पता चला कि वो तो पेपर ही आउट हो गया, और दोबारा जब पेपर दूंगा तो उस दिन मेरा क्या दिमाग होगा, कैसा पेपर आएगा, मेरा कैसा दिमाग चलेगा। तो उनका ये कहना था कि एक तरफ तो इतना भारी खर्चा है, उसको हम कैसे कम करें जिससे गरीब का बेटा भी पढ़ सके। दूसरा, 5 ही ऑप्शन है इस देश के अंदर युवाओं के सामने, ये 5 नहीं, ये 500 ऑप्शन होने चाहिए, जिससे अलग अलग तरीके से उन्होंने पायलट की बात करके इन बच्चियों को हेलीकॉप्टर में बैठाया फिर लाया। उनका समझाने का मतलब ये था कि वो सोच भी नहीं सकती कि मुझे पायलट बनना, उनको लगता है ये 4-5 काम ही मेरे लिए हैं। और हमारे यहाँ भी अधिकतर शेखावाटी में जहां हम खड़े हैं, यही देख लीजिए, कोई माँ बाप को पूछ लीजिए बच्चा क्या कर रहा है, भाई 10वीं कर ली, अब हम अमुक कोचिंग के अंदर डालेंगे और नीट की दिलाएंगे या जेई की दिलाएंगे या फिर जो है वो क्लेट की दिलाएंगे या फौज में भेजेंगे या पटवारी की बात करेंगे, या फिर आजकल बीएड तो कोई करता ही नहीं, बीएड की तो 30% हो गए, जो जितनी पोस्टें हैं हमारे यहाँ उसकी 30% सीटें ही भर रही, क्योंकि लोग कर ही नहीं रहे। पहले जम्मू से, उत्तर प्रदेश से, पता नहीं कहां कहां से करते थे, हरियाणा से, पत्राचार से करते थे, आज कोई कर ही नहीं रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा कि उनको पता है भाई मास्टर बनी सरकार में जा ही नहीं सकते, प्राइवेट वाले भी पैसे कम देंगे, काम ज्यादा लेंगे, और मैं समझता हूं कि अस्थिरता भी नौकरी की रहती है। तो उनका ये कहना था कि ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें मैं किसी को दोष नहीं दे रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मेरी बात को सुनो, मैंने आपकी समस्या को सुना, अब हम सब मिलकर के एक राय जाने पूरे देश के लोगों की कि वो कैसा सिस्टम चाहते हैं जिससे हमारे बच्चे आने वाले भविष्य में इतना खर्चा उनका नहीं लगे, उनको अपनी जमीन ना बेचनी पड़े, और हमारे बच्चे निराश नहीं हो, कहीं न कहीं उनका सिलेक्शन 100% हो जाए, डॉक्टर बनने वाले डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बनने वाले इंजीनियर बन जाए। लेकिन उसके साथ साथ भी इन 5 ऑप्शन के अलावा
200, 300, 400 ऑप्शन हम और पैदा करें, ऐसी एजुकेशन पॉलिसी हम लोग बनाएं जिससे वो बच्चे उसमें फिर जाते चले जाएं और वो अपने भविष्य का निर्माण करें। तो मैं समझता हूं कि ये जो चीज थी इसको करने की आवश्यकता थी। तो निश्चित रूप से राजनीति तो नहीं है, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस एजुकेशन सिस्टम की भयंकर जो खामी है उसको पकड़ करके बताया। हम लोग यहाँ कोचिंग है, सीकर के अंदर खूब बच्चे आते हैं, लेकिन सब दिमाग में है, लेकिन ये बात कभी नहीं दिमाग में आई कि भाई देखो आज 75,000, 80,000 बच्चे यहाँ पर नीट और जेई की केवल 2 ही कोचिंगों में तैयारी करते हैं। पैसा भी दुनिया भर का लगता है, आप सबको पता है। हम लोग जिन्होंने भी मकान बना रखे हैं, एक रूम का हम 10-10, 12-12 हजार रुपए लेते हैं। तो एक बच्चे के ऊपर मकान का किराया 10-12 हजार पड़ गया। हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल वाले भी 8 हजार से कम में कमरा नहीं देते हैं, और वो भी अगर आपने एसी लगवा लिया तो फिर पता ही नहीं कितना पैसा लगेगा। तो उनका ये कहना है कि इतना खर्चीला सिस्टम और उसका रिजल्ट आउटपुट जो है वो 1% भी आता नहीं है। तो ये जो सुसाइड और ये बर्बादी, ये जो धन हानि मान लीजिए, चाहे पैसे की बर्बादी हो जाती है, और कई बार बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। बच्चे भी आते हैं, यार सिलेक्शन तो हो नहीं रहा है, टेस्टों में नंबर नीचे जा रहा हूँ, सिलेक्शन तो होगा नहीं, चलो 4 दोस्त मिल गए, 4 दोस्ती कर ली, इधर उधर घूम लिए। तो वो जो माँ बाप का सपना उसको भी टूटता है और वो भी लाइन से उतर जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। इसलिए उनका ये कहना है कि मैं कोई मोदी जी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये कमी है, इस कमी खामी को हम लोग दूर करें, ये मैं करना चाहता हूं। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, आपके जो विचार हैं इस के माध्यम से, जो छात्रों की गूंज के कार्यक्रमों के माध्यम से इस प्रदेश में जा रहे हैं, वो अपने विचार राहुल गांधी जी तक, चाहे हमारे माध्यम से, चाहे सीधे मेल करा करके कैसे भी भेजें, और राहुल गांधी जी का साथ दीजिए। राहुल गांधी जी आपका तकदीर बदलना चाहता है। राहुल गांधी ये चाहता है कि कोई माँ बाप अपने बेटे को सफल बनाने के लिए, उसका भविष्य बनाने के लिए सुसाइड नहीं करे, निराशा नहीं लावे अपने दिमाग में, और कोई माँ बाप लूटे नहीं, पैसा बर्बाद नहीं हो, और कोई भी इस तरीके की व्यवस्था नहीं हो कि साहब हमारा तो सब कुछ बिक भी गया और हमारा बेटा भी सक्सेस नहीं हुआ, इसको नौकरी नहीं मिली या धंधा नहीं मिला, काम नहीं मिला। ये चीज कहने की आवश्यकता थी। और आज ये जो 27 तारीख तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तमाम जिलों के अंदर ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम रखा है, इसको और राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर ले जाना चाहते हैं। उनका एक ही मकसद है कि जो देश के लोग हैं, वो जो इस सिस्टम को समझते हैं, बात को समझते हैं, वो अपनी राय दें, और राय बनाने के बाद में वो जब तक नेता प्रतिपक्ष हैं, वो देश की सरकार के सामने आपकी समस्या को रखेंगे, और इस समस्या का समाधान क्या होगा ये भी उनके सामने रखेंगे। और सरकार आने के ऊपर राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर हमारी इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की सरकार आई तो मैं 100% इस एजुकेशन के सिस्टम को ऐसा परिवर्तित करके दूंगा कि एक भी माँ बाप निराश नहीं हो और बच्चा बेरोजगार नहीं रहे, उनको कोई न कोई काम, कोई न कोई सेक्टर जरूर मिले। ये बात मैं कहना चाहता हूं। तमाम नेता आज आए हैं, इनके लिए भी धन्यवाद। और जिला कांग्रेस कमेटी को, बहन सुनीता गिठाला जी को मैं और उनकी टीम को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हर कार्यक्रम बनने के बाद में एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं छोड़ा जो उत्कृष्ट नंबर 1 नहीं हो। कल परसों में जब राहुल गांधी जी आए थे तो मैं, रंधावा साहब और जूली साहब उनकी गाड़ी के अंदर किशनगढ़ एयरपोर्ट से जा रहे थे, तो उन्होंने जो सही बात है वो बता रहा हूं, मुझे बताने में कोई शक नहीं है, तो उन्होंने हमसे 2-2 मिनट 5-5 मिनट बात की। फिर रंधावा जी को कहा कि आप प्रभारी हो, रंधावा जी आप बताइए कि आपके जितने भी, क्योंकि वो जिलाध्यक्षों के कार्यक्रम में जा रहे थे, प्रशिक्षण कार्यक्रम में, कि आपके बेस्ट जिलाध्यक्ष का राजस्थान के अंदर जो 50 हैं जिसमें हम जा रहे हैं, उनका आप नाम बताओ। तो रंधावा जी ने 1 सेकंड में कहा कि सीकर सुनीता घोटाला। कह नो भैया, ये तो अध्यक्ष जी के वहां से है, सीकर सुनीता घोटाला तो ठीक है, दूसरा नाम बताओ, तीसरा नाम बताओ, 2 नाम और बताओ। तो मैं कहता हूं कि जब 50 में से बेस्ट की बात आती है, मैं नहीं कहता कि बेस्ट सारे ही बेस्ट है मेरे लिए तो, बट अगर मेरा प्रभारी ये कहता है
कि सुनीता गिठाला बेस्ट है, राहुल जी हमारे नेता के सामने कहता है तो गर्व से सीना हमारे सीकर के लोगों का फूल जाता है कि वास्तव में सुनीता जी आपने जो आपकी मेहनत, आपका जो डेडिकेशन, जो समर्पण और जो जिस तरीके से जुझारूपन से आप सबको साथ लेकर के चलते हो, ये राजनीति में होता नहीं है। जो मैं भी 7 साल जिला अध्यक्ष रहा, मैं जो नहीं कर पाया उसमें भी कहीं न कहीं छोटी मोटी कमियां रहती गई, लेकिन आप सबको साथ लेकर के चल रहे हो और एक से बढ़कर के एक अच्छे कार्यक्रम पार्टी संगठन में कर रहे हो। निश्चित रूप से पार्टी को मजबूती मिलेगी, आपका भी भविष्य उज्जवल होगा। और जो लोग सारे काम कर रहे हैं, अब मैं एक प्रधान बना और मैं एक किस्सा कह के 1 मिनट में बात समाप्त करना चाहता हूं। जब मैं प्रधान बना तो मेरे लक्ष्मणगढ़ में एक कोई विसायतियों का कोई किसी ने लाठी मार दी, दुकान पे बैठे हुए पे झगड़ा हो गया, वो खत्म हो गया। तो पारिक साहब का फोन आया कि प्रधान जी आपके लक्ष्मणगढ़ में मैं भी वो उनसे मिलने के लिए परिवार में जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर मैं आता हूँ। तो मैं गाड़ी लेकर चला गया, मेरी गाड़ी थी और उसमें वैगन आर के अंदर पारिक साहब बैठ गए, मैं बैठ के। अब इनको याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, इन्होंने मुझे एक बात कही थी कि डोटासरा जी आपके एक पल्लू हाथ में आ गया, अब राजनीति के अंदर एक बार शुरुआत आपकी होगी क्योंकि आप प्रधान बने, आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर सबको साथ लेते हुए ईमानदारी से अगर मेहनत करोगे तो राजनीति में आपका भविष्य उज्जवल होगा। वो बात मुझे आशीर्वाद के रूप में इन्होंने कही थी, वो मुझे याद है। और मैं ज्यादा नहीं कहूं, लेकिन मैंने हमेशा चौधरी नारायण सिंह जी जिन्होंने मुझे राजनीति में आने का एक अवसर दिया, आशीर्वाद दिया, पारिक साहब ने, इन सब लोगों ने मेरा साथ दिया। निश्चित रूप से इसी के कारण से मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, ईमानदारी के साथ में काम किया तो आज 15 साल की राजनीति मुश्किल से हुई, उसमें प्रदेश अध्यक्ष सर वो भी 6 साल तक राजस्थान के अंदर। आपका बेटा, आपका भाई अगर रह रहा है तो निश्चित रूप से जो काम करता है उसकी वक़्त भी होगी, उसकी कीमत भी होगी, उसको प्रतिफल भी मिलेगा, उसकी इज्जत, उसकी शोहरत और साथ साथ में पार्टी की मजबूती। आज जब कहीं भी बात करते हैं तो बात एक ही हमारे पक्ष में और पारिक साहब के पक्ष में और वीरेंद्र जी के पक्ष में हो, चाहे कांग्रेस के पक्ष में हो, एक ही बात जाती है कि सब जगह चाहे रिजल्ट भी कुछ भी रहा, लेकिन शेखावाटी और शेखावाटी में सीकर नंबर टॉप रहा। तो मैं समझता हूं कि हम सब के लिए आप सब लोगों के आशीर्वाद से जो ये रिजल्ट रहे हैं उससे सीना गर्व से फूलता है। आगे भी अब जो स्थितियां बनेंगी उसमें आप देख लीजिए, बीजेपी को तो भाई जी सूपड़ो साफ हो जाएगा। मैं थाने बताऊं, मैं राजनीति की बात पुरुषोत्तम जी कहो मता, लेकिन राजनीति में रह करके राजनीति की वाला आदमी राजनीति की बात नहीं करे, कोई माने तो माने, बच्चे ना माने, इनकी बात तो हो गई। अब तो राजनीति की भी होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार है, कोई विजन नहीं है, किसी मंत्री की कोई बात नहीं है। यही शहरों के अंदर, ग्रामीण गांव के अंदर अभियान, प्रशासन गांव के संग यह अभियान चलाया था। यहां पर मैं समझता हूं कि शायद कितने जीवन खाजी कितने दिए थे पट्टे, 28,000 पट्टे दिए थे और ये 28 भी 2.5 साल में दे नहीं पाए। 28 पट्टे भी ये देने, आज शायद कोई मंत्री जी से करवाया कितने 60 70 बता तो रहा था अभी कोई, वो जो सरकार बनने में जो रुक गए थे ना, जो एप्लीकेशन है उनमें किए गए हैं। यानी करने को कुछ नहीं है इनके पास में, थोती गाल बजाई है, थोती गाल बजाई इनसे कितनी करा लो। और मंत्रियों का हाल आपने देखा ही है, जो स्थितियां बनी हुई है। सीकर के अंदर मास्टर प्लान कहाँ है, 2.5 साल से किस जांटी के ऊपर टका हुआ है, हमें तो देखा नहीं। अब भाई मंत्री जी आप हमारे मंत्री हो, नगर निगम की हम आशा कर रहे थे, नगर निगम के बजाय आपने वो तो नहीं दिया, इस मास्टर प्लान को ही खो दिया कहीं। अब वो फाइल तो ढूंढवा लो, देखा जाएगा। 2.5 साल हो रहे, बनाओ तो बनाओ, नहीं कांग्रेस का शासन 2028 में आएगा, हम नगर निगम भी बनाएंगे, हम मास्टर प्लान भी बनाएंगे और किसानों के लिए जो भी तकलीफ की बात होगी उसका समाधान भी हम लोग करेंगे। एक भी किसान के साथ में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, और संभाग भी बनाएंगे और नीम का थाना को जिला भी बनाएंगे। तो सीएम साहब को तो पता ही नहीं भाई साहब,
देखो मैंने कल भी कहा था, मैं आज बता रहा हूँ, आज फिर कह देता हूँ। मैंने कल परसों एक उच्च शिक्षा का कॉलेज एजुकेशन और यूनिवर्सिटी वालों का था, उसमें मैंने कहा था ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि जिसको शिक्षा का स नहीं आता वो हमारा शिक्षा मंत्री है। जो उच्च सही से लिख नहीं सकता वो उच्च शिक्षा मंत्री है, और जिसको कुछ नहीं आता वो हमारा मुख्यमंत्री है। और जो अपने विभाग के 2.5 करोड़ के घोटाले पर एक शब्द नहीं बोलना चाहता वो किसानों के बर्बाद करने वाला हमारा कृषि मंत्री है। तो इससे ज्यादा अब उदाहरण मैं क्या दूं दूसरे की। अब खर्रा जी तो हमारे अपने सीकर के हैं तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा कि खर्रा जी ये समय आता है, और जब समय आता है तो कोई कुछ करता है ना, उसी का नाम होता है। जब मैं शिक्षा मंत्री बना था तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यहाँ सेंटर खोल दिया था हमने, एस के स्कूल के अंदर भवन 50 लाख रुपए का बना करके खोला था कि नहीं खोला था। तो और जब पारिक साहब बने थे तो ये कितनी सड़कें कितने पुलिया, कहाँ 27 महीने तक अन्न नहीं खा करके पुलिया दिया था। ये जो दासा की ढाणी वाला पुलिया है ये पारिक साहब ने, हमने सब ने मिलकर के बनाया। ये जो आज पुलिया बन रहा है ये हमारे समय में है। बीजेपी का ये जगमालपुरा वाली बाईपास भी कांग्रेस के सरकार के समय है। आंगो तो भाई जी क्यों छूट कोई गोली कुछ नहीं है इनका, लेना एक देना दो, आने कणाई बुला लियो, कठे बुला लियो, जिमा दो और ओठा विदा कर दो, इसके अलावा कोई बात नहीं। तो समय आता है, इसलिए मंत्री जी अगर मेरी बात सुन रहे हो आप इसको तकलीफ ना ले, इसको अपनी क्रिटिसाइज नहीं ले। अगर आपने नगर निगम इस सीकर को नहीं बनाया तो ये इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, इतिहास माफ नहीं करेगा। आप क्या करो क्या नहीं करो, कितने पट्टे दो नहीं दो, वो सब बातें हैं, लेकिन कोई न कोई सीकर को आप अगर तोहफा नहीं दे पाओगे तो फिर ये फालतू की बातें हैं कि साहब मैं, हमारी सरकार ये कर रही है, हमारी सरकार ये कर रही है। और मैं समझता हूं कि आज एजुकेशन नगरी है हमारी, कोटा के बाद में सीकर एजुकेशन नगरी है। और अगर उसको नगर निगम नहीं मिले तो नगर पालिका वापस बढ़ा दो भाई, नगर परिषद को भी खत्म कर दो, यूआईटी को भी खत्म कर दो। यूआईटी के पास में एक पैसा नहीं है, आप बताइए क्यों नहीं है साहब यूआईटी के पास में। हाईकोर्ट में उलझा हुआ था, 2 साल हो गए हाईकोर्ट से सुलझे हुए कि चंदपरा और हमारा जो भैरूपरा, दोनों जो चारागाह भूमि थी उसका हमारे समय में उलझा हुआ था हाईकोर्ट के अंदर कि आप इसको कर नहीं सकते, ले नहीं सकते, कन्वर्ट नहीं कर। ये दोनों हाईकोर्ट ने सुलझा दिया और सरकार ने के पास में फाइनल चली गई। आज तक नक्शा तक नहीं बनाया, यूआईटी ने 1 रुपए का काम नहीं किया। केवल और केवल अगर कुछ हो रहा है इस सीकर के अंदर सरकारी विभागों में तो जनता पिस रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बात मैं कहना चाहता हूं। निश्चित रूप से आप सबने अच्छा कार्यक्रम दिया। हम लोग इसी तरीके से जनता के साथ जुड़ करके जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अपने आप को समर्पित करें। तमाम नेता कार्यकर्ता हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि राहुल गांधी जी जब साल में 365 दिन जनता के लिए आपकी आवाज उठाने का काम करते हैं, एक दिन की वो विश्राम नहीं करते, हमेशा हमेशा कुछ न कुछ हमारे देश के लोगों के लिए करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से इनको तो सूझ रहा है कि हमको तो कुछ ही नहीं करना। जैसे पश्चिम बंगाल में ईडी, इनकम टैक्स, फौज और सीआरपीएफ और चुनाव आयोग और सारे के सारे बीजेपी के बीएलए और एजेंट बन करके सत्ता लूट ली, वैसे राजस्थान में लूटने का इनका प्लान है। वो प्लान इनका कामयाब नहीं होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। ये राजस्थान है, वीरों की धरती है, यहाँ पेट दिखाने वाले लोग नहीं है, डरने वाले लोग नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी। कोई कुछ भी आरोप लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आरोप अगर लगाने के बाद में आप 2.5 साल तक एक भी आरोप प्रमाणित नहीं कर सके तो फिर आरोप लगाना तो बंद करो और अपना हिसाब देना चालू करो कि 2.5 साल आपने क्या किया और आगे 2.5 साल आप क्या करोगे। ये बात मैं कहना चाहता हूं। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी, आपकी टीम को, आप सबको, पारिक साहब, हाकम अली खान साहब, हमारे फतेहपुर के मेरे भाई आरसी चौधरी जी, तमाम विशाल जहांगीर जी, जीवन खां जी, अब सारे के सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बहुत शानदार कार्यक्रम आपने किया है।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, एक विद्यार्थी स्टूडेंट कोई बात संवाद पूछना करना। चाहता हाँ हाँ, कोई बात नहीं। है। दबाए रखो। हाँ बेटा। हेलो सर, मैं देश ढाका शेखावटी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं यह आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, जो आज नई शिक्षा नीति विश्वविद्यालय में लागू हुई है, आज हमारे 70% बच्चे कॉलेज से ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, तो उस नई शिक्षा नीति के अंदर बदलाव कुछ नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों पर साल में जो एक बार फीस का भार था वो 2 बार हो गया, और परीक्षा फॉर्म के 4 बार उनको भरना पड़ता, जो 2 साल में 2 बार भरना पड़ता था। फीस का बड़ा दबाव हो गया है, और उसके अंदर विद्यार्थियों को यह भी नहीं है कि इतनी दोनों फीस देने के बाद में उनका फ्यूचर सेफ है कि नहीं है। देखिए, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें पूरा का पूरा शिक्षा का निजीकरण इन्होंने करने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजों में फीस तो बढ़ाई, लेकिन फीस के अलावा पूरा का पूरा निजीकरण कर रहे हैं। सरकारी जितने भी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उसमें कोई टीचर नहीं है, उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और विश्वविद्यालयों में आरएसएस के शस्त्र पूजन के कार्यक्रम करते हैं। विश्वविद्यालय भी खाली पड़े हैं और वहां पर आइडियोलॉजी थोपने का काम ये लोग बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी समस्या जायज है, राजस्थान की विधानसभा में भी उठाएंगे, दिल्ली की लोकसभा में भी उठाएंगे, और हमारी सरकार 2028 में यहाँ राजस्थान में आएगी, 2029 में वहां आएगी। ये जो आपकी प्रॉब्लम है, इसको वापस सुधारने का काम हम लोग करेंगे। हाँ, थैंक यू, नमस्कार। काफी टाइम हो गया आप सबको, थैंक यू। कांग्रेस आई जिंदाबाद, कांग्रेस आई जिंदाबाद। कार्यक्रम के आभार के रूप तुम्हारे जिलाध्यक्ष से आग्रह करेंगे कि